नमस्कार। कुछ 12 अक्टूबर 2020 को मिस्टर अशोक राउत करके जो एक ईपीएस 95 के मुद्दे को लेकर लड़ने वाला जो एक यूनियन है, नैक, राष्ट्रीय संघर्ष समिति का, उसके कुछ वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, ऐसा वो बताते हैं। उन्होंने जो वीडियो जारी किया है जिसमें यूनाइटेड इंडियंस समथिंग समथिंग कोई छोटी मोटी पार्टी है, उसका एक नाम लिया है और उसकी जो लीडर है वो अपनी लीडरशिप चमकाने के लिए ये मुद्दा हैक कर रहे हैं। या 4 साल उन्होंने जो मेहनत की है लगातार और अभी रिजल्ट मिलने का वक्त आया है, ऐसे वक्त में ये पार्टी आके, इस पार्टी के नेता आके ये जो श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं, इसी तरह का उनका एक इंटेंशन उस वीडियो में दिखाई देता है, वो डर दिखाई देता है। मैं मिस्टर अशोक राउत जी से कहना चाहूँगा कि इसके पहले जो मैंने 4-5 वीडियो बनाए हैं उसमें मैंने कई बार कहा है कि जब भी इस मुद्दे पर सफलता मिलती है तो ये सारा श्रेय जो है वो राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष मिस्टर अशोक राउत का होगा। ये केस जिन्होंने कोर्ट में लड़ा है उन सबका होगा। 65 लाख पेंशनकारियों का यश होगा, उनको ये श्रेय जाएगा, हमें नहीं, हम तो अभी आए हैं। उन्होंने शायद ये वीडियो सुने नहीं, वरना उनको ऐसा डर नहीं लगता कि उनका ये जो है, उनकी जो मेहनत है, ये हम लेके जाएंगे। रहा रोटी सेकने का सवाल या लीडरशिप चमकाने का सवाल, लीडरशिप चमकाने के लिए पार्टी को यहाँ दिन में 10 मुद्दे मिल जाते हैं हमारे देश में, चाहे वो किसान का मुद्दा हो, हाथरस का मुद्दा हो, आए दिन यहाँ मुद्दे मिल जाते हैं। हमको ईपीएस 95 हमने इसलिए हाथ डाला है, इसलिए उसके बारे में सोचा है क्योंकि मैं कभी एक वर्कर था और मुझे अपने बुजुर्गों से अपनापन, आस्था है, उनकी समस्याओं को मैं बहुत अच्छी तरह से करीब से जानता हूँ, इसलिए मैंने इस मुद्दे को सोचा। और वैसे भी बहुत ऐसे फोन आ रहे थे। हमारे एक पेंशन पुत्र है मिस्टर सुदर्शन बैस करके नांदेड़ से, उन्होंने कहा था कि सर आप सोशल अच्छे काम कर रहे हो तो इसमें भी थोड़ा ध्यान दीजिए। वैसे रोटी सेकने का कोई सवाल नहीं है, हमारी पार्टी ने अभी तक कोई चुनाव लड़ा नहीं है और अभी लड़ने के मूड में भी नहीं है। हमने इन 65 लाख पेंशनकारियों को कभी ये नहीं कहा कि हमें वोट दो, ना ही हमने इनसे कोई पैसा लिया है। हम अपना वक्त दे रहे हैं, इनके लिए सोच रहे हैं क्या करे क्या ना करे, इस तरह का हम इस कोशिश में लगे हुए हैं। 1 से 2 भले, ये हमारी सोच थी। इसलिए हमने सोचा था कि सबने एक साथ आकर ये लड़ाई लड़नी चाहिए, चाहे वो राष्ट्रीय संघर्ष समिति हो या इस मुद्दे को लेकर लड़ने वाली अन्य कोई संगठनाएं हो, और हम भी उसमें आएंगे, हम आपके साथ खड़े हो जाएंगे, ना कि आज। लेकिन फिर भी मिस्टर अशोक राउत जी को डर लगा कि अपना श्रेय ये लोग लेने जा रहे हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं। और ये जो इन्होंने कहा कि समथिंग समथिंग कोई छोटी मोटी यूनाइटेड इंडियंस यूनाइटेड पार्टी वगैरह है, जो नफरत से जो नाम लिया है, वो पार्टी ऑफ यूनाइटेड इंडियंस है, राष्ट्रीय स्तर पर रजिस्टर्ड है और अभी तक कोई भ्रष्टाचार या किसी गलत काम में उस पार्टी का नाम नहीं है। हम करते हैं तो अच्छी काम करते हैं, अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं। फिलहाल पॉलिटिकल नहीं, सोशली हमारा काम चालू है। तो अभी जो उन्होंने 4 साल मेहनत की है और इस वीडियो में जो श्रद्धा और सबूरी का मैसेज उन्होंने दिया कि अभी श्रद्धा और सबूरी बनाए रखो, मैं इस वीडियो के और आपके माध्यम से उन्हें कहना चाहूंगा कि सर 4 साल से आपने लड़ाई तो लड़ी है, उसमें 30% पेंशनकारी तो बेचारे परलोक सिधार गए। मैंने ऐसी कहानियां सुनी है, ऐसे फोन आते हैं कि सर मेरा एक राइट का जो पाँव है वो काट दिया है, लेफ्ट का अंगूठा काट दिया क्योंकि मेरा शुगर बहुत है और ये तकलीफ हो रही थी। इस तरह से जो एक एस्टीमेट ड्राइवर है महाराष्ट्र के, तो ऐसे केस में सर और कितनी श्रद्धा और सबूरी रखेंगे? कब तक हम अच्छी भाषा का इस्तेमाल करेंगे मोदी जी के बारे में? अगर मोदी जी इतने अच्छे हैं और ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो 4 साल से आप ये लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं? मोदी जी को आपने कान में जाके भी कह दिया होता तो प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया होता। वैसे आप एक बार मिले भी हो माननीय हेमा मालिनी जी के साथ, उन्होंने आश्वासन भी दिया, उसको भी 6 महीने बीत गए, कुछ नहीं हुआ है। आपने इसका भी जिक्र किया है कि जो इंटरनेशनल बॉर्डर पे क्राइसिस चल रहे हैं, तो क्राइसिस नहीं चल रहे सर, आप समझ नहीं पाते।
135 करोड़ के देश में भी 100 लोग बाकी है, 100 भक्त बाकी है, शायद उनमें से एक आप हो। क्राइसिस चल नहीं रहे, क्राइसिस क्रिएट किए जाते हैं हमारे यहाँ। चाइना को बताया जाता है कि हमारे 10-20 सेना को मार दो ताकि राष्ट्रभक्ति की लहर जाग उठे और हमें वोट मिल जाए बिहार के चुनाव में। वरना ये नेपाल जैसा छोटा सा राष्ट्र कैसे बॉर्डर पे इस तरह की हरकतें कर सकता है? और इस तरह की हरकतें करने के बावजूद हमारी केंद्र की सरकार ने उन्होंने ट्रेन गिफ्ट में दिए, शायद आपको पता नहीं। चाइना के साथ कोई व्यवहार खत्म नहीं हुआ है हमारा। उन्होंने अपनी, हमारे देश के कुछ लोगों ने अपनी कई जमीनें उनको दे दी इसके बदले में। जब उनके और हमारे बीच में हथियारबंदी का कानून है, तब भी वो लोग हमारे 23 सैनिक कैसे मार सकते हैं? और फिर हमारी सेना को चुप कैसे किया जाता है और हमारी सरकार क्यों चुप हो जाती है? ये सब जो है, अगर भक्त नहीं है तो समझ में आता है, भक्त है तो समझ में नहीं आता। रहा आपने कहा कि लोकमान्य नेता, सर ये ईवीएम मान्य नेता है, लोकमान्य नेता नहीं। खैर, आप कहे तो मैं उनका बेहद आदर करूंगा, कभी अभद्र भाषा का उनके प्रति इस्तेमाल नहीं करूंगा। मुझे तो इन ईपीएस जो पेंशनकारी है उनके हित की पड़ी है, उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, कोई बात नहीं। मैं उनका, आप जो कहो उनको, जो कहने के लिए वो कहूंगा, उनसे माफी मांग लूंगा, उनको आदरणीय कहूंगा, उनको सर कहूंगा, आप जो बोले हो। लेकिन मेरा ये आपसे कहना है कि आप इतने सालों से इतनी अच्छी भाषा में उनसे बात कर रहे हो, क्या मिला? आज सुप्रीम कोर्ट में जाने के बजाय यदि ये लड़ाई रास्ते पे लड़ी होती ना शुरू में ही, जब ये पेंशनकारी भी अच्छे हालात में थे, कोविड-19 भी नहीं था, तो शायद अब तक कभी का रिजल्ट मिल गया होता। खैर, न्यायालयीन मार्ग से गए, कोई बात नहीं, लेकिन न्यायालय का रिजल्ट आने के बाद भी मोदी जी ने कितना रिस्पेक्ट किया सुप्रीम कोर्ट का, जो ऑर्डर डस्टबिन में फेंक दिया और ईपीएफओ वापस रिव्यू में गया। मतलब और तारीख पे तारीख, और सालों का इंतजार, कौन सी डेट है, क्या स्टेटस है, किसी को कुछ पता नहीं, बस आंख लगाए बैठो। कैसा सही है? मोदी जी है तो मुमकिन है, ऐसा आपने कहा, लेकिन मोदी जी है इसीलिए नामुमकिन है। कोई और होता, कोई और पार्टी की सरकार होती तो शायद अब तक ये केस सॉल्व हो गया होता। आपने कहा कि हम अपनी पॉलिटिकल, हम कोई रोटियां सेक रहे हैं। सर, ये मुद्दे के बारे में संसद में जो एक माननीय सदस्य है अमरावती इससे, उन्होंने भी ये मुद्दा उठाया। उन्होंने भी कहा कि ईपीएस 95 वालों को तो इस तरह का जो है प्रॉब्लम वो सॉल्व करना चाहिए। आपने उनके खिलाफ कुछ नहीं कहा, उनको नहीं कहा कि आपका वो अपनी पॉलिटिकल कुछ एजेंडा है वो बना रहे या रोटी सेक रहे, क्योंकि आपके पद को, आपके श्रेय को उनसे धोखा नहीं। लेकिन हम अगर कुछ काम करें तो आपको लगता है कि हम ये सारा आंदोलन हैक कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं कर रहा, हम आपके साथ खड़े थे। मैंने आपसे फोन पर बात भी की थी इस काम के बारे में शुरुआत करने के पहले, और मैं कुछ दिनों में आके आपको बुल्ढाना में मिलने वाला भी था। आपने 4 साल कड़ी मेहनत की है, मुझे पता है, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ 4 साल की मेहनत का। आपने जो राष्ट्रीय संघर्ष समिति को गठित किया है 27 राज्यों में, आसान बात नहीं है, मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है कि इस तरह का संघर्ष करके इतना सारा यूनियन बनाना, मैं जानता हूं। लेकिन आंदोलन करना, आंदोलन को दिशा देना, रिजल्ट पाना, ये अलग बात है, और इस तरह की मेहनत करते रहना अलग बात है। 660 दिन हो गए राष्ट्रीय संघर्ष समिति के ऑफिस में अनशन चल रहा है। रोज एक पेंशनकारी कपल आता है, उपोषण अनशन करता है, चला जाता है, फिर दूसरे दिन आता है। सर, यही आंदोलन अगर आपने राष्ट्रीय संघर्ष समिति के ऑफिस में न करते हुए जिलाधिकारी के ऑफिस के कार्यालय के सामने किया होता, डीएम के कार्यालय के सामने किया होता ना, तो अभी तक 100 पत्र राज्य सरकार और केंद्र सरकारों को चले गए होते कि सर हमारे यहाँ इस तरह का एक आंदोलन चल रहा है, उसको 660 दिन हो गए, इस पर कुछ तो कीजिए। लेकिन आपने जो है उसको घर में कराया, ऑफिस में कराया, उसकी किसी ने दखल नहीं। आपको मोदी जी से मोहब्बत है, आप बताइए मुझे 660 दिनों के दरमियान इस आंदोलन की दखल लेकर कौन आया मिलने के लिए?
किसने इस आंदोलन के बारे में सोचा? किसने इस पेंशनकारियों की भावनाओं के बारे में सोचा? किसी ने नहीं। ऐसे आंदोलन नहीं होते सर, ये दिशाहीन आंदोलन है, इसका कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला। बेवजह ही पेंशनकारियों को तकलीफ देना है, नेतृत्व ऐसा नहीं होता। आपने जो कई आंदोलन किए, दिल्ली ले जाकर 35,000 लोग गए, कभी 10,000 लोग गए, लुटांगन हुआ, ये हुआ वो, रिजल्ट क्या मिला? किसी ने आपको छोटा सा आश्वासन दे दिया कि सर ये आंदोलन पीछे ले लो, हम कर देंगे। आपने सबको घर भेज दिया, आप पे आ गए। सर 35,000 करोड़, 35,000 लोग, 10,000 लोग जब यहाँ से दिल्ली जाते हैं और आप कुछ बिना लिए ही चले आते, इसे लीडरशिप नहीं कहते। लीडरशिप वो होती है जो हाथ डाले तो कुछ लेकर ही निकले, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। आप सिर्फ लोगों को संयम सिखा रहे हो, श्रद्धा और सबूरी सिखा रहे हो, ऐसा नहीं होता है। मुझे आपकी लीडरशिप पर कोई संदेह नहीं है, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं आपका, आपने इतना काम किया, लेकिन दिशा गलत है। मैं उसी वक्त समझ गया था कि आपको मुझसे प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि मैंने एक इस मूवमेंट चलाया था कि पीएम को एक खत लिखा जाए, एक खत पीएम के नाम, और ये सोशल बिकू नाम का जो एक यूट्यूब चैनल है उसके जरिए सोशल मीडिया पर डाला भी गया था। उसके 3 हफ्ते बाद नैक कमेटी ने ऑर्डर निकाला कि भाई ऐसा एक पीएम को खत लिखा जाए, लेकिन मेरा नाम नहीं लिया कि इन्होंने जो आइडिया निकाला है, ये जो कल्पना है अच्छी है, हम इस पर अमल करते, ऐसा नहीं कहा। आपने अपनी कल्पना करके उसको जारी कर दिया। कोई बात नहीं, काम होने से मतलब है, और मुझे इसका श्रेय नहीं चाहिए। मुझे ना किसी पेंशनकारी का वोट चाहिए, ना किसी पेंशनकारी को मैं अपनी पार्टी में लेने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरा कोई मतलब नहीं। मैं आंदोलन को जाऊंगा तो अपने खर्चे से जाऊंगा, मैं दिल्ली जाऊंगा या रहूंगा तो अपने खर्चे से रहूंगा, किसी का मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे अगर इनका काम हो जाता है, इनके चेहरे पे वो सेटिस्फैक्शन दिखता है, वो समाधान दिखता है, इनका कुछ आशीर्वाद या 2 शब्द मेरे लिए अच्छे निकल जाए तो बहुत हो गया। हमें कोई रोटी नहीं चाहिए, हमारा कोई ऐसा एजेंडा नहीं। 4 साल की मेहनत को भी हम आपकी इग्नोर नहीं कर रहे। बिल्कुल ये आंदोलन आपका है, कोर्ट में जो लोग लड़े उनका है, 65 लाख कर्मचारियों का है। इनकी ताकत के बगैर ये लड़ाई ना आप जीत सकते हो, ना मैं जीत सकता हूँ, कोई नहीं जीत सकता। ये लोग जब पीछे खड़े हो जाएंगे तभी जीती जाएगी। मोदी जी किसी को कुछ नहीं देते। अभी तक जो 6 सालों में उन्होंने किया और 15 साल जो गुजरात में किया है, उनकी पूरी जिंदगी का अगर स्टडी करो तो उन्होंने कितने वचन निभाए हैं, ये समझने की जरूरत है। और इस वास्तवता को अगर आप नहीं समझ पाते तो आप भक्त हो, कोई बात नहीं, आपकी श्रद्धा का मैं रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन उस भक्ति में 65 लाख कर्मचारियों को घसीटना ठीक नहीं हो। उन्होंने कोई वचन अभी तक अपना निभाया नहीं है, उनको निभाना होता तो अभी तक निभा दिया होता। कोई क्राइसिस नहीं है। और कोविड की जो स्थिति है ना, आपने कहा कि कोविड की स्थिति है इसलिए शायद देर हो रही है, तो कोविड का असर जो होता है वो आर्थिक असर हो गया, ठीक है, लेकिन ये कोविड के दरमियान उन्होंने 900 ऑफिस बना लिए बीजेपी ने, करोड़ों के, 500 रेडी है, 400 निर्माणाधीन है, 8,500 करोड़ का विमान खरीदा है अपने लिए, चुनाव लड़े जा रहे हैं, एमएलए एमपी खरीदे जा रहे हैं, बाकी दूसरे जो पार्टीज है उनकी सरकारें गिराई जा रही है और अपनी सरकारें बनाई जा रही है, एमएलए एमपी मुंह मांगे दाम में खरीदे जा रहे हैं। जो एमएलए है, एमपी है, जो भी लोग हैं सरकार में, उनके लिए पेंशन है, उनके पास पैसा है, लेकिन जिन्होंने 30-35 साल मेहनत करके जो पैसा, जो मेहनत की है, उनका ही पैसा ईपीएफओ के पास पड़ा है, उसका इंटरेस्ट तक देने के लिए सरकार तैयार नहीं है। तो आर्थिक अवस्था खराब नहीं है, आर्थिक अवस्था बहुत अच्छी है सरकार की। आर्थिक अवस्था खराब है पेंशनकारियों की और इस भारत में रहने वाले लोगों की। तो आप जो भी सोच रहे हो गलत सोच रहे हो, हमारा कोई गलत इरादा या गलत इंटेंशन नहीं है। आप अपने हिसाब से आंदोलन कीजिए। मैंने सोचा था कि हम साथ में लड़कर, साथ में मिलकर लड़ेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन आप, मुझे नहीं लगता कि एक साथ लड़ाई ये हो सकती है। आप अपने हिसाब से ये लड़ाई लड़िए, हम अपने हिसाब से लड़ाई लड़ेंगे, और जिससे भी सफलता मिलेगी, आपसे मिलती है तो हम आपका शुक्रगुजार रहेंगे, हमसे मिलती है तो अच्छी बात है, बस ये रिजल्ट मिलना चाहिए।
अगर मैं कुछ गलत बोल गया हूँ, आप हर्ट हो जाते हो, आपको बात चुभती है, किसी 65 लाख पेंशनकारियों की बात चुभती है, तो मैं आज ही क्षमा मांगता हूँ। लेकिन जो मुझे आज लग रहा है, जो मेरे दिल में है, वो सच्चाई में बयां कर रहा हूँ। हम या हमारी पार्टी कोई स्वार्थी पार्टी नहीं है। अभी अभी हम पॉलिटिक्स में आए हैं, हमारे देश के हालात हम देख रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टियों की नीतिमत्ता हम देख रहे हैं, इसलिए हमने सोचा कि नहीं, पॉलिटिक्स में आना चाहिए और कुछ अच्छा काम होना चाहिए। सफलता असफलता, पार्टी छोटी है बड़ी है, कब होगी क्या होगा वो बात की बात है, लेकिन इस मुद्दे में हम कुछ नहीं, इस तरह का हमारा कोई गलत इंटेंशन नहीं है। ना ही ये EPS 95 ये मुद्दा आपका खरीदा हुआ या हमारा खरीदा हुआ है। हो सकता है कि और भी कोई पार्टी आकर इस पर काम करेगी, तो ये मुद्दा सॉल्व होने की जरूरत है। कोई भी इस पर काम कर सकता है, आप भी कीजिए। ये मत कहिए कि बाकी लोगों को इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं, टांग अड़ाने की जरूरत नहीं। टांग वांग कोई नहीं अड़ा रहा है सर, हम अपना काम कर रहे हैं, आप भी अपना काम कीजिए। हम आपको सफलता के लिए शुभकामनाएं देते हैं। कभी जरूरत पड़ेगी तो आप जरूर बोलिएगा, हम आपके साथ खड़े हो जाएंगे, एक साथ लड़ेंगे। और आपको लगता है कि आपका श्रेय चला जाएगा, हमें मिलेगा, ऐसा कुछ डर लगता है, तो आप बिल्कुल अलग से लड़ाई लड़िए, कोई बात नहीं है, सफलता मिलनी चाहिए। हम अपने हिसाब से जैसा भविष्य में सिचुएशन क्रिएट होगा, कोविड-19 थोड़ा कम हो जाएगा और लोकल जो ट्रांसपोर्टेशन है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है, वो शुरू हो जाएगा, तो हम जरूर किसी आंदोलन के बारे में सोचेंगे। आंदोलन ऐसा करेंगे जो आखिरी होगा, कुछ लेकर ही निकलेंगे, वरना आंदोलन नहीं छेड़ेंगे। बार बार के आंदोलन बुजुर्गों के लिए ठीक नहीं होते। शुक्रिया।